बिहार का जो कल्चर है, सबसे अच्छी बात है कि मैं खुद बिहार का हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं। तो जब आमिर खान प्रोडक्शन से फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपका हमें आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा है और डायरेक्शन टीम ने आगे मतलब हरी झंडी दे दी है कि हाँ, इसको हम आगे लेके फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और 1 साल के बाद जब लॉकडाउन जब खत्म होने को आया, जब शूटिंग शुरू हुई, तब मुझे पता लगा कि आपका कैरेक्टर स्क्रैप कर दिया गया। मुझे स्क्रीन स्पेस बहुत कम मिला है क्योंकि वो कैरेक्टर के हिसाब से और मेन 3 लोगों की कहानी है और मैं उसका हिस्सा हूँ, तो स्क्रीन स्पेस कम है तो चैलेंजिंग तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं राहुल यादव। इन दिनों किरण राव और आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है। फिल्म ने एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया है 3.8 मिलियन व्यूज़ के साथ, जबकि एनिमल का 13.6 मिलियन व्यूज़ है और लापता लेडीज़ का 13.8 मिलियन व्यूज़ है। ऐसे में लापता लेडीज़ के सभी एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ़ हो रही है, फिर वो चाहे रवि किशन हों, फिर चाहे वो लापता लेडीज़ की फूल हैं, चाहे वो पुष्पा हैं। हम उसी में से एक किरदार हमारे साथ आज मौजूद है हमारे गेस्ट रूम में। वो प्रदीप का रोल उन्होंने प्ले किया है, उनका नाम है भास्कर झा। तो स्वागत है भास्कर झा जी आपका। आज हम इनसे जानेंगे इनके लाइफ और करियर के बारे में। और पहली चीज़, सबसे पहली शुरुआत हम वहाँ से करते हैं कि इनकी पहली फिल्म है लापता लेडीज़ और फिल्म को जो है कि अच्छी खासी सफलता मिल चुकी है और आपने इसमें नेगेटिव किरदार भी प्ले किया है डेब्यू फिल्म के साथ। तो पहला सवाल ये है कि पहली फिल्म और सक्सेस साथ में दोनों कैसा लग रहा है इसको देखकर? सोने पे सुहागा है और क्या। मतलब यही है कि जब आप दिल्ली में काम कर रहे होते हैं तो आपको मतलब आप एक मौके की तलाश करते हैं जी। तो मेरे ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनमें, क्योंकि इंडिया में बहुत टैलेंट है और हर जगह मतलब अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो अभी भी बहुत सारे नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं। इसमें पंचायत में भी अगर आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो पहले थिएटर करते थे और अब जाकर उनको जब काम एक भी मौका मिलता है तो ये एक मौका ही है कि हर अभिनेता जो है ना वो कहीं ना कहीं उस मौके की तलाश करता है। तो मेरे लिए यही था कि एक मौका मिला और मतलब मुझे यकीन नहीं होता कभी कभी कि मुझे ये मौका मिला और ये मौका जब मैंने उसको ग्रैब किया और उस तरीके से जब हम शूट कर रहे थे तो इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी और वाकई ये काबिल तारीफ़ है कि आमिर खान प्रोडक्शंस और डायरेक्टर किरण राव मैम का, सारी टीम का जिस तरीके से पूरी फिल्म और उसका जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं और मतलब आए दिन जो है मैसेज आते रहते हैं, कॉल्स कर रहे हैं लोग कि आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बड़ी फनी बात ये है कि जो लोग पहले बात नहीं करते थे वो भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि यार अरे तुमको देखा, कुछ सरप्राइज़ भी हो रहे हैं जिनको ये नहीं लगा था कि मैं ये कुछ कर पाऊँगा। तो एक तरह से एक मतलब एक वैलिडेशन आपके काम को मिल जाता है जी। और जब वो पूरे विश्व भर में प्रचलित होने लगती है जी। और अभी आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी उसका वो ट्रेंडिंग में है, सबसे बड़ी बात ये है। और ट्रेंडिंग में होना तो खैर क्या है कि इंडिया में तो क्या है, जैसे अब आप देखें तो कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, बदोबती भी ट्रेंड हो जाता है लेकिन एक अच्छी चीज़, एक अच्छे वैल्यूज़ इंडिया के मतलब भारत की संस्कृति के वैल्यूज़ पर बात करती हुई फिल्म, औरतों के मुद्दों पे सवाल उठाते हुए कि उनकी अधिकारों पर बात करती हुई फिल्म और बिहार का जो कल्चर है। सबसे अच्छी बात है कि मैं खुद बिहार का हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं, जहाँ पे ISPCS का जो रेट होता है वो तय किया जाता है। जी जी। अगर टीचर उसने B.Ed का एग्ज़ाम निकाल लिया तो उसका रेट तय किया जाएगा। जी। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि JNU से पढ़े हुए 2 कपल हैं और जब वो बिहार गया तो उसने शादी किसी और लड़की से कर ली जी। और यहाँ पढ़ाई यहाँ कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत करीब से देखी हैं और इसीलिए जब
इसीलिए उसकी जैसे प्रिपरेशन के बाद भी बहुत पूछते हैं लोग कि कैसे प्रिपेयर किया और ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है और मुझे बहुत गर्व होता है कि एक ऐसे मुद्दे पर जी। मुद्दे के ऊपर फिल्म बनी है और उसका मैं हिस्सा हूँ और वो इतना वो सबका मतलब सबके दिल के इतने करीब पहुँच चुकी है जी। और उसको इतना प्रेम मिल रहा है जी। तो काफ़ी खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है। जी। आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, नहीं, तो लापता लेडीज आपको मिली कैसे? आमिर खान और किरण राव से कैसे आपका मिलना हुआ, कैसे फिल्म? दरअसल फिल्म तो मैं इससे पहले भी एक कर चुका था, हालांकि वो फीचर फिल्म जी। थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट। जी। पवन श्रीवास्तव उसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो उन्होंने ये फिल्म क्राउड फंडिंग से बनाई थी। तो मेरे लिए भी क्राउड फंडिंग वर्ड बहुत मतलब उसमें क्या था कि हमने कैमरा भी उठाया था, उठा के लगाते थे, सेट का भी मैंने आर्ट डायरेक्शन का काम किया था उसमें। अच्छा। और उसकी अलग कहानी है उसका शूट करने के लिए कोई और कैरेक्टर गया था लेकिन डायरेक्टर को लगा कि तुम जो है सेकंड लीड कर सकते हो तो वो भी अच्छा लगा कि चलो, तो फिर वो फिल्म शूट की और फिर दोबारा उसका रीशूट हमने दिल्ली में कुछ पैच वर्क था बच गया था वो किया। और 1-1.5 साल बाद मतलब जो होता है ना कि फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस होता है कि आप एक मतलब बीज बोते हैं और धीरे धीरे ऐसे, तो फिल्म मैं पहले कर चुका था लेकिन ये फिल्म जब मुझे मिली और इससे पहले एक और फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है दिल्ली डार्क, जो इस साल मामी में दिखाई गई। लेकिन लॉकडाउन के दौरान 2022 जनवरी 2022 के आसपास जी। मेरे पास कॉल आया रोमिल का। तो रोमिल जी ने मुझसे कहा कि तो उनके फ्रेंड है शिवम, मेरा भी फ्रेंड है शिवम गुप्ता, उसने बोला कि भास्कर को कॉल कर लो क्योंकि वो कैरेक्टर एक मेरे ही उसी एज ग्रुप के कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे और एक्टर को ढूंढ रहे थे कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसे कैरेक्टर है और मतलब तुम जो है जल्दी से ऑडिशन भेज दो। और जैसे 9 मार्च को मैंने ऑडिशन दिया है, 11 से इसका शूट होना है। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा कौन सा शूट होता है भाई कि 2 दिन के अंदर शूटिंग हो रही है, एक होता है ना प्रोसेस होता है और ये सारी चीज़ें। तो प्रोसेस तो काफ़ी महीनों से चल रहा था जो आमिर खान प्रोडक्शंस कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो उनका प्रोसेस 3-4 महीने से और उससे पहले ही चल रहा होगा, लेकिन एक्टर्स के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग और वो सब। चूँकि मैं मुंबई में नहीं था तो मुझे बुलाया नहीं गया और बहुत सारे एक्टर्स को कोविड भी हो रहा जी। था। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से भेजो क्योंकि तुम शॉर्टलिस्टेड हो और हम तुम्हारा ऑडिशन जो है लॉक हो जाएगा तो हम उसको आगे कंसिडर करेंगे प्रोडक्शन वाले। जी। मैंने भेजा दोबारा से और जब मैंने भेजा ऑडिशन तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपका ऑडिशन अच्छा है और ऐसे-ऐसे। और मैं देख रहा हूँ कि व्यू उसके यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो मेरे जितने व्यूज़ बढ़ रहे थे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। खैर 1 घंटे में फ़ोन आ गया और मेरे लिए बहुत, मैं समझ रहा हूँ ना कि मेरे लिए वैसी स्थिति थी कि मैं विश्वास करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने तो जब आमिर खान प्रोडक्शन से फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे आपका हमें आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा है और डायरेक्शन टीम ने आगे मतलब हरी झंडी दे दी है कि हाँ इसको हम आगे लेके फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं इनके साथ। और अगर इनका कोविड टेस्ट नेगेटिव रहा तो इनको हम अपने फिल्म का हिस्सा बनाएंगे। तो उन्होंने ये कंडीशन दी और मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा सर 2 मिनट देंगे क्या, मैं करता हूँ आपको कॉल बैक तो मैंने रोमिल भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा रोमिल भाई कह रहा है देखा आ गया ये वो बहुत मस्त था, मस्त मौला आदमी है। मैंने तुझसे क्या कहा था कि होगा तू मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है। कह रहा ठीक है बात कर ली ऐसे ठीक है और ऑल द बेस्ट, बस ये ध्यान रखना है कि कोविड नहीं होना है, बाहर मत निकलना और ये सब ख्याल रखना। मैं कहा ठीक है। फिर मेरा कोविड टेस्ट हुआ, फिर प्रोडक्शन का फ़ोन आया, टिकट्स भेजे गए और 11 से मेरा शूट था। तो 2 दिन के अंदर मतलब दुनिया जो बदलती है ना ऐसे वैसे मतलब जज्बात बदल गए, सब कुछ इसके प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला आपको? बिल्कुल भी नहीं मिला। और चूंकि वो प्रोसेस ही ऐसा था ना कि अब प्रोसेस बहुत अलग हो गया है कि आप डायरेक्टर और मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ। डायरेक्टर कहता है कि उठो यहाँ से वहाँ जाना है, तो वैसे ही सबसे अच्छी बात जो सीखने को मिली कि आप जीरो हो जाइए कि ऐसे कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे हो सकता है संभव, लेकिन संभव है क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑन सेट हो रही है, ऑन सेट एडिटिंग भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैम मिली और खुद मेरी केबिन में आई। मैंने कहा मैं आपके पास आने वाला था, आप क्यों आ गए? मेरे बाल कट रहे थे तब, तो ये मेरे बाल यहाँ तक बढ़े हुए थे। लॉकडाउन का समय था, बाल बढ़ा के था मैं।
और उसकी भी कहानी है कि लॉकडाउन से पहले मुझे एक वेब सीरीज के लिए लॉक किया गया था जी। और उसका कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो गया था हॉटस्टार के एक प्रोजेक्ट के लिए। और मैं मतलब वेब सीरीज है तो मैं उसके लुक टेस्ट के लिए बॉम्बे गया था और तब मैं वहाँ पे शिफ्ट भी हो गया अपने दोस्त के यहाँ। उसके बाद पड़ गया लॉकडाउन, तो मुझे कहा गया कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। तो मेरी दाढ़ी और मेरे बाल सब बढ़े हुए थे। और 1 साल के बाद जब लॉकडाउन जब खत्म होने को आया, जब शूटिंग शुरू हुई, तब मुझे पता लगा कि आपका कैरेक्टर स्क्रैप कर दिया गया है। अच्छा। और उस दौरान मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े, मैंने एड्स छोड़े, मेरा पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। लेकिन और मुझे बहुत मेरा दिल भी टूटा उस चीज़ से कि यार मैं इतनी शिद्दत से और अब मैं प्रोडक्शन वालों की भी गलती नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है उनको लगा हो कि कैरेक्टर, खैर वो दूसरी कहानी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन जब वही होता है ना कि आपकी किस्मत में जो अच्छा होना होता है, तो वो जो पीछे जो बुरा होता है ना वो छिप जाता है, वो उस पर आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उसका फल ये मिला कि फिर मेरे बाल कटे, फिर मेरी सब कुछ ऐसा हुआ और लुक चेंज हुआ टोटली। अभी भी मेरे को मैं लोग पहचानते नहीं हैं क्योंकि मेरे तब बाल कम थे, मैं जनरली थोड़े बाल बड़े रखता हूँ। खैर, तो फिर वहाँ पहुँचा, फिर शूटिंग शुरू हुई, मैम ने ब्रीफ दिया और हर दिन बैठते थे, हर दिन ब्रीफ होता था, रिहर्सल होती थी जैसे हम थिएटर में करते हैं, तो वैसे ही। और काफ़ी अडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ वेल मैनेज था, प्लानिंग से चलते थे कि आज इस शॉट पे काम कर, इस सीन में काम करना है। और चूँकि नॉन लीनियर पैटर्न में होता है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अडेप्ट करने में। और मैम का इंस्ट्रक्शन भी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, टू द पॉइंट। और दूसरा उनका प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है कि वो पहले वो रिहर्सल कराती है, रिहर्सल के बाद फिर वो देखते हैं कि इसमें क्या वर्क कर रहा है, फिर वो बोले कि ये वाला तुमने अच्छा किया, इसको रखो, जो वर्क नहीं कर रहा उसको हटा दो, फिर वो अपने आइडियाज़ डालती है। तो एक पहला शॉट ले लिया, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जो तुम रिहर्सल में कर रहे थे वो करके दिखाओ एक बार, वहाँ से कुछ निकाला फिर। तो ऐसे करते करते ऑन सेट ही हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो वो एक बहुत मज़ेदार होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आप उसी देन एंड देयर वाली जो मोमेंट होता है ना, जी। आप उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं, स्क्रिप्ट में भी बहुत चेंजेस करते हैं। तो ये काफ़ी, हालांकि मैम कट टू कट स्क्रिप्ट को फॉलो करती हैं, कभी भी मैम इतना लिबर्टी नहीं लेने देती हैं एक्टर्स को कि कुछ भी बोल रहा है ना। लेकिन वो सब कुछ, क्योंकि इस डायलेक्ट कोच भी थे हमारे सोनू आनंद, उन्होंने भी काफ़ी क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे मैंने कहा ना, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट मुझे आसान, मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं उसमें बहुत चीज़ें ऐड कर रहा था अपने एक्सपीरियंस से। तो वो उनको बहुत मज़ा आ रहा था कि ये खुद से कुछ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर जाता था कि मैम इसको थोड़ा ऐसा करूँ क्या, इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जब मैम बोलती थी, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ खुद से, लेकिन जब वो पूछती थी कि इसमें क्या तुम बताओ कुछ कर सकते हो, और कभी ऐसा होता था कि वही शब्द ऐड कर लिया, तुरंत मैम बोलती थी ये तो नहीं लिखा हुआ है कि, तो सोनू से पूछती थी, तो सोनू कहता नहीं ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहा है, क्योंकि मैं बिहार का हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब फ्रेंडली माहौल था, तो ऐसे ही था प्रोसेस। पहली फिल्म में आपने नेगेटिव रोल प्ले किया, तो आपको क्यों लगा कि नेगेटिव रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि नेगेटिव रोल प्ले करना बहुत बड़ी बात होती है, उस वैसी ही छवि फिर आगे बनती भी चली जाती है। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपके पास बहुत चॉइसेस नहीं है अभी, और करियर के उस पॉइंट पे जब आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो क्या है कि जब आपकी शुरुआत ही आमिर खान प्रोडक्शन से हो रही है जी, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जब आपके पास, तो आप उस मौके को मतलब खुले दिल से उसको स्वीकार करते हुए कि आप ऐसे एक एक्टर हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, आप लॉकडाउन से पीड़ित एक्टर हैं, आपका अकाउंट खाली है, बस काम नहीं है, पैसे नहीं है, और आपको एक मौका मिल रहा है, तब मैं कैसे चॉइस कर सकता हूँ कि मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगा। या तो मेरे पास बहुत सारे मतलब काम की फहरिस्त हो लंबी, कि 4-5 काम हो मेरे पास, उस वक्त तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात ये कि आमिर खान प्रोडक्शन से फ़ोन आना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। और कैरेक्टर जब आप, पता नहीं कि मुझे ऐसा आभास हो गया था स्क्रिप्ट पढ़ के कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे मुद्दे पे बन रही है। मैंने आपसे शुरुआती दौर पे जब हम बात शुरू कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। और ये मैं सिर्फ मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जितना प्रेम मुझे अभी मिल रहा है उतना आज तक नहीं मिला जी। मतलब मेरे काम को लेके, बाकी तो प्रेम दुनिया, दोस्त जान सब घर वाले करते ही हैं, पर काम को लेकर जब इतनी इज्जत और इतना प्रेम, इतने मैसेजेस कभी नहीं आए, तो वो मौका मैं कभी भी गंवाना नहीं चाहूँगा। और खासकर
जबकि किरण राव मैम जैसे, क्योंकि इससे पहले उसके बाद फिर मैंने मीरा नायर के साथ काम किया मॉनसून वेडिंग में। तो किरण राव जो है मीरा नायर मैम को असिस्ट करती थी मॉनसून वेडिंग में, उनकी फर्स्ट एडी थी। तो ये एक ऐसा सर्कल है कि अगर आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करते जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो एक जर्नी है, काम करने की जर्नी है, उसमें भी आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल बनता है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और वही मुझे, मतलब मेरे पास और कुछ सोचने को था नहीं जी, ईमानदारी से बताऊं, बस यही था, यही रीज़न था। फिल्म के में आपके साथ जो है रवि किशन हैं साथ में, और थाने में आप जाते हैं, आपका एक सीन होता है काफ़ी, वहाँ पर आपको रवि किशन जी अग्रेशन के साथ आपको कुछ चीज़ें बताते हैं और बोलते हैं। तो और आप में भी फिल्म में काफ़ी अग्रेशन दिखाया भी गया है जी। तो उसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि, क्योंकि रवि किशन का थोड़ा सा नहीं, वो शुरू से रहे ना कि एक सुपरस्टार है और एक स्टारडम है, सामने कोई बड़ा एक्टर, तो उनके साथ का वो अनुभव आपका कैसा रहा? कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बोल रहे हैं? नहीं, वही मैं आपके पहले सवाल का थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ कि उसमें एक बात रह गई थी। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जब आप देखते हैं ना कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो क्रिटिकली एनालाइज करना मुझे थोड़ा सा जो टीचरों ने सिखाया है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद समझ में आता है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो अच्छे शेड्स के हैं, एक यही इंसान है जो ग्रे शेड वाला है। तो पहली बात तो जब वो आपके पास चॉइस होता है ना कि ये कुछ, इसमें कुछ किया जा सकता है, और अगर आप देखेंगे मुझे स्क्रीन स्पेस बहुत कम मिला है, क्योंकि वो कैरेक्टर के हिसाब से, और मेन 3 लोगों की कहानी है और मैं उसका हिस्सा हूँ, तो स्क्रीन स्पेस कम है, तो चैलेंजिंग तो है, और चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि सामने रवि किशन है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहली बात तो वो इतने फ्रेंडली हैं, वो मतलब मेरे क्लोजअप के टाइम पे भी वो डायलॉग्स दे रहे थे मुझे। अच्छा, मतलब ही कुड हैव वेंट इन हिज वैनिटी, क्योंकि वो तो भाई अपना शॉट लेके, और क्योंकि उनका शॉट पहले होता था तो उनका शॉट लेके चले जाते, लेकिन वो खड़े हैं, मतलब वो तो बिजी आदमी है, वो कहते थे कि मेरा शॉट कंप्लीट करो, मैं चला जाता हूँ, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने मुझे समय दिया, उन्होंने रिहर्सल्स में भी समय, वो रिहर्सल के लिए भी एक दिन आए। अच्छा, शूट से एक दिन पहले रिहर्सल किया उन्होंने, जैसा मैम चाहती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल एक्टर, जो जब आदमी प्रोफेशनल होता है तो वो अपना स्टेटस, वो अपना मतलब जो भी है वो लेकर नहीं आता, और थैंकफुली सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर ने बहुत, मतलब वो इतने सीनियर एक्टर है, 300 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं वो, और मुझे उन्होंने बहुत प्यार से ट्रीट किया। अगर कुछ मैं गलती भी करता था, उन्होंने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, कौन है कि नया एक्टर है, कभी नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि भास्कर थोड़ा ऐसे कर लो, है ना, यहाँ पे लुक थोड़ा इधर हो रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता था कि लुक के लिए भी वो खड़े हो जाते थे कि तुम यहीं देखो, तुम अच्छा, मजा आएगा तुमको देखने में। और रिहर्सल के टाइम में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई प्रॉम्प्टर लाइन दे रहा है, और मैं आपको आंख में आंख डाल के देखता रहूँ, कोई आके मुझे चाय पकड़ा रहा है, चाय पी रहा हूँ, रख रहा हूँ, और ऐसे फोन आ रहा है, हाँ ठीक है बाद में बात करेंगे, और मैं आपको देखता रहूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे होंगे ना कि यार इतना क्यों देखे जा रहा है, और कैरेक्टर में, लेकिन उनका प्रोसेस था। तो मैं पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो ऑरा है उससे घबराहट तो होती ही है, क्योंकि भाई सीनियर एक्टर है, लेकिन वो धीरे धीरे इतना काम उन्होंने, मतलब वो मुझे समझ में आया कि नहीं वो कैरेक्टर में जा रहा है, तो मैं भी अपने कैरेक्टर में रहा, मैं भी उनको घूर के देख रहा, तो बाद में उनको समझ में आ गया कि ये भी एक्टर है, ये मतलब ये मुझसे वैसे हो नहीं रहा, कि वो चेक कर रहे होंगे जो भी है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं सीनियर एक्टर हूँ। काफी कोऑपरेटिव तरीके से शूट किया, और बहुत प्यार से हम लोगों ने शूट कंप्लीट किया। जैसा कि अभी आपने बताया कि फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार फिर दिल्ली फिर मुंबई, तो ये बिहार से मुंबई की जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल रहा आपका पहली फिल्म तक के लिए? बिहार से मुंबई की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। इससे पहले बंगाल का भी एक छोटा सा किस्सा है कि बंगाल में मैं 14 साल रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पे कूच बिहार एक जगह है, मेरे पिताजी केंद्रीय विद्यालय में मतलब टीचर थे, फिर बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए, तो पीजीटी हिंदी के टीचर थे, लिटरेचर के। तो मैं वहाँ पे 9 तक पढ़ा, और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं अपने स्कूल का मेन बॉलर था। अच्छा। मैं रीजनल भी खेल चुका हूँ, और मेरे टीचर्स जो मतलब स्पोर्ट्स टीचर थे, वो कहते थे पापा को कि इसको दिल्ली ले जा रहे हैं तो इसको एकेडमी में डाल दीजिएगा, ताकि ये क्रिकेटर बनने का इसका सपना है वो पूरा हो। पढ़ाई लिखाई में भी मैं अच्छा था, मैं सेकंड आता था हमेशा, तो बोलते कि इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि
पढ़ाई भी कर लेगा लेकिन उसको क्रिकेट खेलने दीजिएगा, वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। पर पापा कहेंगे खेल के क्या होगा, और उस टाइम पे कोई ऐसा आईपीएल वाला तो मसला था नहीं कि मान लीजिए अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो मतलब उनको विश्वास नहीं था, वो चाहते थे कि ये प्रोफेसर बने, क्योंकि उनका भी सपना था कि प्रोफेसर बने, वो नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने जीवन में उन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना उन्होंने मेरे लिए सहूलियतें दी पढ़ाई को लेके, काम को लेके, थिएटर को लेके भी जितना सपोर्ट किया, पापा का सपोर्ट उतना नहीं था, लेकिन माता जी का काफ़ी सपोर्ट था। मेरी माँ ने बहुत गालियाँ सुनी है मेरे पापा से मेरे लिए कि क्या करेगा, और मैंने जीवन में ना बहुत सारे रास्ते बदले भी है। तो मैं ये सफ़र जो है मुंबई इसलिए पहुंचा क्योंकि दिल्ली में थिएटर करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली में क्या है ना कि काम कम है, और यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे 1 डे 2 डे शूट्स के लिए कॉल आ जाएगा, जो मैं कर भी रहा था, लेकिन एड्स मैंने बहुत किए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना ग्रोथ नहीं है। तो बॉम्बे जाना है तो, और मुझे जब मैं शूट कर रहा था तो जो हमारे फर्स्ट एडी थे राकेश शायद नाम उनका, तो उन्होंने मुझे बोला कि भास्कर अगर आप बॉम्बे रहोगे ना तो ज़्यादा आप मतलब बॉम्बे के एक्टर्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा है ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। दिल्ली में रह के आप या तो आदिल हुसैन हो या फिर आप राजेश तेलंग हो, तभी, क्योंकि और उन लोगों ने भी एक बहुत समय दिया है अपने करियर को, तब जाके उनको मतलब थिएटर किया और काम किया, एक एक्सपीरियंस लिया, तब जाके उनको ऐसा एक स्टैंड मिला हुआ है कि वो दिल्ली से भी जाके शूट करके वापस दिल्ली में ही आते हैं। और तेलंग सर की कहानी तो खैर बहुत बड़ी है, वो तो बॉम्बे में भी रह चुके हैं काफ़ी साल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बॉम्बे जाना ही था इसीलिए क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और वहाँ जब मैं गया तो मुझे लापता लेडीज़ मिली, मॉनसून वेडिंग मीरा नायर जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो और फिर दुपहिया एक वेब सीरीज़ है मेरी जो अमेज़न प्राइम पे आने वाली है। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़्यादा मिली जी। और अभी फिल्म बाकी भी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बातचीत चल रही है, मैं वेट कर रहा हूँ कि और प्रोजेक्ट्स आएँ इस काम के आने के बाद जी। तो इसीलिए जैसा कि भी आपने जो है दिल्ली में पढ़ाई की हुई पत्रकारिता में जी, तो पत्रकारिता में पढ़ाई की और फिर एक्टिंग में चले गए, क्या इस बीच आपको कहीं ऑफर नहीं मिला? हाँ, काम के लिए ऑफर मिला था, gnews.com का पॉलिटिकल बीट में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि रोटेशनल शिफ्ट में काम करना होगा तुम्हें। तो मैंने बोला कि सर मैं रोटेशनल शिफ्ट में तो काम करूँगा नहीं, मैं बहुत दूर से आता हूँ, और उस वक्त मेट्रो शायद चालू हुई थी या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं जनसंदेश जब वेब न्यूज़ में काम करता था तो इंटर्नशिप तब मैं बस से आता था, मंडी हाउस उधर के जो यूपी वाली बस है उसमें आता था जी। तो काफ़ी लंबा सफ़र, तो मैंने उनका बोला कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे शाम का वक्त खाली चाहिए। उनका क्यों? कह रहे सर मैं रेडियो में भी काम करता हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग काम करता हूँ, नहीं देखो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। मैं कहा मेरा फोकस यही रहेगा, लेकिन मुझे रोटेशनल शिफ्ट में मत डालिए, 3 शिफ्ट थे वहाँ पे, मुझे 2 शिफ्ट में काम कर लूँगा शाम का वक्त। कि तुम इतने एडमेंट क्यों, बहुत जिद्दी हो यार, तुमको शाम का वक्त क्यों खाली चाहिए? मैंने कहा सर मैं इसलिए जिद्दी हूँ कि मुझे थिएटर करना है। तो फिर यहाँ पे क्यों? मैंने कहा सर लाइफ भी तो जीनी है। कह रहे अब तुम तय कर लो, तुम ही कह रहे हो कि तुम थिएटर भी करना है और तुमको ये भी करना है। मैंने कहा सर सर्वाइव भी तो करना है, तो मुझे मीडिया में काम करना ही है। कह रहे देखो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, और तुम जी न्यूज़ में तुम्हारा करियर बन जाएगा जो भी है। तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी पैकेज क्या है? तो उस टाइम पे मुझे कुछ 25,000 मिल रहे थे, और पहले मैं 12,000 पे काम करा तो एकदम डबल था। तो मुझे 2 मिनट के लिए तो लगा कि यार पैसे तो बहुत ज़्यादा है यार, ये तो काम कर लूँगा तो 4-5 साल में तो जीवन बन जाएगा, पापा भी खुश रहेंगे। क्योंकि पता है ना, मैंने 5-6 साल ना ऐसा लगा था कि मैं जीवन में से पापा को खुश करने के लिए, कि पापा मेरे खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, उनको दिक्कत ना हो। और इधर पापा का फ़ोन आ रहा है, इंटरव्यू हुआ, कैसा हुआ, और काट रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोल दिया कि सर मैं थिएटर ही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम सोच लो तुम कितना बड़ा ऑफर ठुकरा रहे हो। पर मुझे खुशी है कि आज मतलब वो नहीं ठुकराया होता तो मैं शायद ये फिल्म में ये सब नहीं कर पाता। फिर वो मतलब होता ना कि आपका सपना ही रह जाता। तो मैं अपने करियर में या अभी तक के सफ़र में बस इतना ही, मैंने कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या कहना चाहेंगे नए लोगों को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने पूरे होते हैं, सिर्फ सपने देखिए मत, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 25,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये जो लोभ होता है ना, जिसके लिए हम कई बार भटक जाते हैं, क्योंकि वही आप ना दोबारा, मैं ऐसे यूएस कभी भी नहीं गया था, लेकिन
मैं आपको बताऊं, मीरा नायर का प्रोडक्शन करने के लिए 3 महीने के लिए यूएस गया। अच्छा। तो मेरे जैसे एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, हम्म। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आती है, आपको बस अपने पे बिलीव। तो थिएटर ने मुझे वो विश्वास दिया, क्योंकि मैंने थिएटर में ऑलमोस्ट 15 साल काम किया, कोई काम ही नहीं मिल रहा था, है ना। तो बॉम्बे जाने के बाद मिलना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे मिल रहा है। तो वही है, और अभी भी ऑडिशन देता हूँ, अभी भी फेलियर्स होते हैं, कई बार बहुत अच्छा ऑडिशन होता है और ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं नाम नहीं ले सकता प्रोजेक्ट्स के, लेकिन बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट छूटे अभी हाल में। लेकिन वही ये पार्ट है, ये आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने लापता लेडीज में बहुत अच्छा काम कर लिया तो आप, मतलब अभी तो धीरे धीरे काम आ रहा है ना, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं जी। बस यही है कि आपको काम करते रहना और होपफुल रहना कि अच्छा काम मिले। ये जो आपने 12,000 का जिक्र किया ये क्या आपको थिएटर से मिलता था? थिएटर से मैं कभी भी कमा नहीं पाया। अच्छा। मतलब कमाता था, ऐसा नहीं, लेकिन क्या कमाता था उससे कभी, मतलब मैं सेव ही नहीं कर पाया। 12,000 मतलब मैं न्यूज़ में काम करता था ना, वेबसाइट न्यूज़ एडिटर था, तो वहाँ मिलते थे। रेडियो में पैसे मिलते नहीं थे, रेडियो तो मतलब पर शो शायद पता नहीं कितना 400-500 ऐसा कुछ मिलता था। तो वो तो आने जाने का खर्चा, मतलब मैं थिएटर से उसके ये तो तब की बात बता रहा हूँ जब मैं जॉब कर रहा था। मैंने वो टाइम भी जिया है जब मैंने जॉब भी नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ थिएटर कर रहा हूँ, तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता था। कई बार तो थिएटर में लोगों ने धोखे भी दिए कि मतलब शो करा ली, पैसे नहीं दिए, ये दिए भी तो ऐसा पैसा दिया, चंदा वाला पैसा दिया। कुछ लोगों ने राइटिंग के पैसे, मैंने राइटिंग भी, कंटेंट राइटिंग बहुत किया है, ट्रांसलेशन किया है। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एक डिप्लोमा प्रोडक्शन लिखा था। तो मैं बहुत ऐसे मल्टी टास्किंग करता था ताकि मेरा आने जाने का किराया चले हो सके और मैं थिएटर कर सकूं। तो वो मैंने तकरीबन 4-5 साल, क्योंकि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्रेंस क्लियर करना था, वहाँ का जो डिप्लोमा होता है ना 3 साल का, वहाँ पे एडमिशन लेना था। तो मैंने कम से कम नहीं तो 6 से 7, 5 से 6 बार, शायद ज़्यादा ही मैंने उसमें ट्राई किया, पर मुझे लिया ही नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। वहाँ अंकुर सर हैं, देवेंद्र अंकुर जी, वो मुझसे कहते थे तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो ऑलरेडी यहाँ पे आके काम करते हो। तो ऐसे करते थे वो, मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुमको मतलब ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की, है ना। तो लेकिन मेरे साथ के बाकी लोग का हो रहा था और वो आज भी मेरे दोस्त हैं। पर खैर वही है कि आप कई बार क्या होता है ना कि कुछ सपने आपके पूरे नहीं होते, वो आप ना उसको डेस्टिनेशन मत मानिए। मैंने शायद डेस्टिनेशन मान लिया था कि ये करूँगा, क्योंकि थिएटर का जो मक्का है वो एनएसडी माना जाता है कि वो करूँगा तो जीवन बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब और भी मौके आते हैं जी, ये बात सच है जी। अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो डिस्कस कर रहे थे कि आप को कुछ चीज़ें होती हैं जो वाइफ आपकी एडवाइस करती हैं, तो क्या लापता लेडीज़ के लिए कभी कुछ एडवाइस किया? नहीं, लापता लेडीज़ के लिए मेरी वाइफ ने मुझे इतनी ही हेल्प की थी कि मतलब मैं अपने लाइफ, मतलब मेरी वाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बाकी इमोशनल सपोर्ट तो रहता ही है जब आपको सेटबैक मिलता है या कोई किसी प्रोजेक्ट में आपका नहीं होता है। लेकिन लापता लेडीज के टाइम पे, ऑडिशन के टाइम वो सो रही थी और उसको नींद बहुत पसंद है। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ, रात भर जगता हूँ, मैं 3-4 घंटे सोता हूँ, उसको अपनी पूरी नींद चाहिए। तो मुझे ना बड़ा डर लगता है उससे कि जब उसको उठा, तो मैंने उसको उठाया बड़ा डर के, मैंने कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसने भी आमिर खान प्रोडक्शन में, वो भी ऐसे उठ के हाँ चलो, उसने बताया अरे मेकअप वेकअप थोड़ा सा कर लेते हैं ये वो, और फिर उसने हेल्प किया काफ़ी ऑडिशन में। तो वो तो जनरली मतलब जो थे वो भी एक्टर है, उसने भी 2 वेब सीरीज में काम किया है, डी कपल्ड में काम किया है और भी वेब सीरीज है। तो हम लोग साथ में ही उसके ऑडिशन कहीं मैं बनाता हूँ तो मैं उसको हेल्प करता हूँ, तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, मोटिवेशन काफ़ी मिलता है उसके साथ, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस का जो हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त है, तो उस हिसाब से हर ऑडिशन में एक दूसरे की मदद करना, ये हमारा चलता रहता है। मतलब हम दोनों ही ना ऑडिशन प्रोसेस को बहुत एंजॉय करते हैं जी जी। फिल्म की शूटिंग जो है गांव में ही हुई है ज़्यादातर, तो इस बीच कोई समस्या है, फिर कोई किस्सा ऐसा कुछ रहा हो जो आप दर्शकों को बताना चाहें? किसका? शूटिंग का लापता लेडीज़ का। जैसे गांव में शूट हुआ तो गांव में कभी कभी होता है ना कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है एक्टर को देखने के लिए, कभी कभी एक्टर्स को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, दूसरे लोकेशन पे मुझे याद है, हमारा एक दोस्त है समर्थ, तो वो उसका मेकअप जो भी था, और वो काफ़ी देर वेट करते करते ना वो ऐसा हो गया, मतलब होता है ना कि गर्मी है सब कुछ है, तो
कहीं कुछ बाल वाले से हो गए तो उसके तो ऐसे टहल रहा था, तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, बोला अरे भागो यहाँ से, उसको भगा दिया ऐसे। फिर किसी ने उसको बोला अरे इसको बुलाओ, ढूंढ रहे हैं उसको, अब वो बेचारा खड़ा है, ये अंदर जाने नहीं दे रहे उसको, उनको क्या पता। तो फिर बोला ये हमारे एक्टर है, इसको लेके चलो। और वो भी कैरेक्टर में इतने घुस जाते हैं ना अपन लोग, तो वो इतना घुस गया ताकि बेचारा कह रहा है मैं एक्टर हूँ, इस पे जाने दो, कह रहा भाग यहाँ से, ठीक है भाग यहाँ से, उसको भगा रहे थे। ये उसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जो और इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे इसमें इंटरेस्टिंग किस्सा यही है कि कई बार क्या होता है, हम लोग, ये लॉकडाउन की मेमोरी है, एक बार क्या हुआ कि हम लोग को ना तुरंत बोला गया था, मतलब सब बैठे हुए हैं, ट्रेन का जो सीक्वेंस है आपने देखा, वो खचाखच भरा हुआ है, सबको मास्क लगाने के लिए बोला गया था कि आप बिना मास्क के कर ही नहीं सकते। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग मास्क लगाए हुए ऐसे, और वहां से एक्शन बोल दिया, तुरंत अरे हटाओ मास्क हटाओ यार, फिर मास्क हटा रहे हैं, तो एक बड़ा दिमाग पजल्ड हो जाता था कि क्या करें, मास्क हटाए नहीं हटाए। तो वो एक दुविधा वाली, कई बार क्या होता है मास्क हटाया तो मेकअप हट गया, फिर मेकअप लग रहा तो वहां से बोल रहा अरे यार क्या, और मेकअप की जरूरत नहीं है, हटाओ। और क्योंकि क्या होता था ना, बहुत टाइम बाउंड था कि अगर इस टाइम 20 मिनट के अंदर एक लैप अगर आपको जाना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो उसी में आपको शूट करना है। तो हमारे जो डीओपी है इस फिल्म के, विकास नौलखा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो उन्होंने मतलब कभी टाइम मैनेजमेंट उनका इतना बढ़िया था कि हर चीज डॉट टाइम पे होती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आज एक सीन रह गया या कल का बैकलॉग बचा हुआ है 4 सीन का, ऐसा कभी नहीं। अगर आज 4 सीन प्लान किया है जी, उसी टाइम पे होगा, और जैसा चाह रही है किरण मैम वैसा होगा। तो ये काफी क्रिएटिव लोग हैं, टीम बहुत अच्छी थी हमारी, इसीलिए हम शायद अभी जो ट्रेंडिंग हो रही है ना, उसका रीजन ये कि टीम बहुत कमाल की है, एक्टर से लेके क्रिएटिव। इसीलिए कभी भी मैं ये नहीं बोलता है बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि भाई टीम इतनी अच्छी है तो आप ऑलरेडी ना काम आपका निकल कर ही आता है। तो और भी बहुत किस्से रहे होंगे लेकिन अभी इतना ही याद आ रहा है। अपने आखिरी सवाल के साथ खत्म करूँगा। अपने जो हमारे दर्शक हैं और जो लापता लेडीज़ के फैंस हैं, और अभी आपके नए फैंस बन रहे हैं धीरे धीरे, तो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए। जो मैं बता सकता हूँ उसमें एक प्रोजेक्ट ये है दुपहिया, जो अमेज़न प्राइम पे आने वाली है जी। उसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं सोनम नायर मैम है जी, और सोनम नायर जी ने मसाबा एक प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट किया है जी, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं जो भी मुझे याद नहीं आ रहा। और दूसरा, उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नाम हैं, तो मैं उसमें यशपाल शर्मा जी के साथ हूँ, और कैरेक्टर भी अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है, लेकिन मज़ेदार है, कॉमेडी है, फुल ऑन कॉमेडी। उसमें स्पर्श भी हैं जो लापता लेडीज में भी हैं, और गजराज राव जी हैं, रेणुका शाह ने मैम कम बैक कर रही हैं, सबसे अच्छी बात है, और बहुत अच्छा काम किया मैम ने जी। और शैलेंद्र टिक्कू जी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। और एक फिल्म मैंने और की है बीच में अभी, कोस्ताव करके जी, जो मतलब जिसका कैमियो है उसमें मेरा। और ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल, कुछ और एड्स किए हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं, और नए प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार है। चलिए, आपको आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी देखा कि भास्कर झा जी ने आपके साथ ढेरों बातें की और लापता लेडीज़ से जुड़े किस्से भी सुनाए। तो ऐसे ही आगे भी हमारे साथ और भी इंटरव्यूज़ और किस्से कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।